नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो जैसा कि आपको पता है, हमने शुरुआत किया हुआ है यूपीएससी के डेली एमसीक्यूज़ की। लेकिन आज 50वें दिन कंप्लीट होने के बाद मुझे आपसे एक प्रश्न करना है, और वह मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप लोग हम जो डेली 10 एमसीक्यू 5 करंट प्लस 5 मेंस लेके आते हैं उसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हो या नहीं करते। चलिए, सबसे पहले आज से आपको क्या करना है, फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से आपको इन 10 एमसीक्यू में से कितने सही है कितने गलत है यह आपको जांचना है। देखिए, आप जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतने ही एग्ज़ाम के टाइम में आपके नेगेटिव मार्क कम होंगे। ठीक है, क्यों? प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो नेगेटिव मार्क कम होंगे। ऐसी एक कहावत है कि आपने अगर ट्रेनिंग के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान जितना ज़्यादा पसीना बहाया होगा, युद्ध के मैदान में उतना ही आपका खून कम निकलेगा, कम रिसेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको करना है यही कि जो भी एमसीक्यू हमारी डेस्कटॉप के सामने, स्क्रीन के सामने आपको दिखेगा, आपको तुरंत वहाँ पे करना है वीडियो को पॉज। आपको सबसे पहले करना है अटेंड, उसके बाद में आपको वीडियो कंटिन्यू करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको अपना स्कोर जो है इसको कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। ठीक है, अगर आप लिखोगे तो आपको याद रह जाएगा कि नहीं, यह मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था और इसका सही आंसर कुछ और था। ठीक है, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी हमारी प्रैक्टिस जो होती है वो एग्ज़ाम के टाइम में हमारे बैकअप माइंड में, या फिर आप कह सकते हो आपके कंसाइज में इनबिल्ट हो जाती है और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको याद आ जाती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले एमसीक्यूज़ की। चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू बता रहा है, विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलिए, आपको बताना है डिजिटल डेटा बिल के बारे में कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए, आपको पता ही होगा कि अभी करंटली क्या हुआ है, हमारे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो उस सेशन के दौरान यह बिल इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। पर्सनल डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट। चलिए, पर्सनल डेटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? बोलिए बोलिए। जी हाँ, सार्वभौम। और इंटेग्रिटी, हमारे देश की, राष्ट्र की इंटेग्रिटी के लिए हम पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, फर्म्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड, फर्म्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग शेयरिंग ऑफ डेटा इन द केस ऑफ लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ डेटा। क्या ऐसा करते हैं? फर्म्स को हम नॉट एग्जेम्प्टेड करते हैं या एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? चलिए सोचिए और मुझे बताइए कि यह क्या आएगा। जी हाँ, फॉर्म्स को हम नॉट एग्जेम्प्टेड नहीं कर सकते, उसको एग्जेम्पशन देना पड़ेगा। तो दूसरा जो सेंटेंस है यही हमारा गलत है। ठीक है, चलिए फिर भी तीसरा देख लेते हैं। द बिल स्ट्राइक ऑफ सेक्शन 43A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 विच रिक्वायर्स कंपनीज टू कंपेंसेट यूजर फॉर मिस हैंडलिंग देयर डेटा। ठीक है, तो यह बिल क्या कर रहा है? स्ट्राइक ऑफ कर रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा सेंटेंस हमारा सही है। लास्ट ऑप्शन, इट रिक्वायर्स कंपनीज टू क्लियरली मेंशन टू यूजर व्हाट डेटा आर बीइंग कलेक्टेड एंड हाउ इट विल बी यूज्ड। चलिए, मतलब कि आपके कोई डेटा है, यह डेटा कहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है उसके बारे में आपकी कंपनी को, आपको आपकी कंपनी मेंशन करके बताएगी। ठीक है, तो जो लास्ट ऑप्शन है यह भी सही है। चलिए, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन दूसरा गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप कुछ और जानो उससे पहले आपको यह बता दूं कि पार्लियामेंट में जो बिल लेके आए हैं यह 6 साल के गैप के बाद आ रहे हैं। कौन से 6 साल? कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, फंडामेंटल राइट किया था किसको? प्राइवेसी। प्राइवेसी इज द अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, कौन सा केस था?
जी हाँ, पुट्टा स्वामी केस था, 2017 में आया था, ठीक है। तो उसके बाद 6 साल लग गए हमारे पार्लियामेंट को डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने में, ठीक है। चलिए, एक और चीज़ इसके साथ साथ आप मुझे बता दीजिए कि 2 कमेटी बनी थी, एक पर्सनल डेटा बिल के लिए और एक नॉन पर्सनल डेटा बिल के लिए। तो दोनों कमेटी का नाम क्या था, इसके बारे में आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मासी पोर्टल। चलिए, इट्स नॉट मासी, इट्स क्लासिक, ठीक है, ऐसा कुछ आपको पता होगा। लेकिन फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि मासी पोर्टल रिसेंटली न्यूज़ में था, तो उसके बारे में सही स्टेटमेंट आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए, पहला, इट सर्व एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ऑल द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, मतलब कि वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो कि इंस्पेक्शन कर सकता है किसके, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के बारे में। दूसरा, द पोर्टल वॉज डेवलप्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR के द्वारा इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। तो क्या यह सही है? जी हाँ, बिल्कुल, दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सही, ऑप्शन सी। चलिए, मैं एक जोड़ बता रहा हूँ, आपको जोड़ना है उसके रिगार्डिंग 2003, 2004, 2005 एंड 2006। चलिए, अगर मुझे NCPCR को इन 4 में से किसी एक के पास जोड़ना होगा तो मैं किसके साथ जोड़ूंगा? चलिए, आपको मुझे इतना बताना है, ठीक है। सही आंसर है हमारा इस बार ऑप्शन सी। अभी हम देख लेते हैं उसके बारे में कि यह क्या है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, NCPCR ने एक मासी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है जिसका पूरा नाम है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। अच्छा, अब ये इंस्पेक्शन करेगा तो किसका करेगा? तो बता रहे हैं कि सर जी, रियल टाइम जो हमारे मॉनिटरिंग करना है किसके बारे में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो इसी के लिए इसका नाम दिया है क्या, मासी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। चलिए, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी किसके रिगार्डिंग होगी? अब हेरिटेज आया तो आपके माइंड में एक नाम क्लिक हो जाना चाहिए, कौन सा, यूनेस्को, ठीक है। चलिए, पहला, द कमिटी वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या लिखा है इन्होंने, यूनेस्को लिखा है, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। जी हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है उनके बारे में इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी किनकी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की है। तो दूसरा भी हमारा सही है। चलिए, अब देखते हैं तीसरा, द कमिटी रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द UN जनरल असेंबली। द कमिटी रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड है, याद रखना, किनके द्वारा, UNGA के द्वारा। तो यह भी क्या है, बात सही है। चलिए, आप मुझे यह बता दीजिए कि यूनेस्को में कितने मेंबर है, यूनेस्को में कितने मेंबर है, ठीक है। चलिए, 1, 2, 3, तीनों के तीनों सही है, और तीनों 3 सही है तो हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी, और तीनों 3 टिक मार्क करके आगे नहीं बढ़ना है, हमें क्या देखना है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। अगर इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी नहीं। चलिए, अब सर जी यह न्यूज़ में क्यों था वो तो बता दीजिए। तो रिसेंटली क्या हुआ था, यूनेस्को की हेरिटेज कमिटी ने अभी क्या किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे ग्रेट बैरियर रीफ है उसको अभी इंडेंजर किया है। इंडेंजर का मतलब कि अभी यह खतरे से बाहर है, ठीक है। तो यह स्टेप कौन वेलकम करेगा और कौन इससे खफा हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट होगी यह खुश होगी, और जो एनवायरमेंटलिस्ट होंगे यह नाखुश होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को अभी पता चल गया कि भैया हमने जो काम किया है, यह काम करने की वजह से अभी जो ग्रेट बैरियर रीफ डेंजर में थे वो अभी डेंजर में नहीं है, उसको क्या किया है, स्टॉप किया है, ठीक है। अभी इसकी वजह से हम टूरिज़्म बढ़ा सकते हैं, हम फिशिंग बढ़ा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट जो होंगे वो कभी खुश नहीं होंगे। एनवायरमेंटलिस्ट हमेशा यही बोलते आएंगे कि सर जी अभी इसको और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में हम देख लेते हैं। तो क्या है, यह कन्वेंशन है किसके रिगार्डिंग, वर्ल्ड
कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज एडॉप्टेड बाय यूनेस्को कब लिया था उन्होंने? 1972 में, ठीक है। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं? 21 होते हैं, ठीक है। इंडिया भी इसमें शामिल है, ठीक है। यह वंस अ ईयर, एक बार साल में मीटिंग करते हैं। चलिए, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट निकोबार। चलिए, ग्रेट निकोबार के बारे में आपको बताना है। पहला, ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट, देखिए सुपरलेटिव लगा गया है यहाँ पे, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पे सही है या गलत है। ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट आइलैंड अमोंग द निकोबार आइलैंड इन द इंडियन ओशन। क्या यह निकोबार आइलैंड जो है यह इंडियन ओशन में सबसे बड़ा है क्या? पहला। दूसरा, ग्रेट निकोबार हैज अ वेराइटी ऑफ एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्या इसमें एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है? और तीसरा, इट इज होम टू द इंदिरा पॉइंट, क्या इंदिरा पॉइंट यहाँ पे आया है? द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। चलिए, इसके साथ ही आप मुझे बताइए कि इंडिया में चारों ओर जो हमारी लास्ट पॉइंट है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा है कि यह पे आया है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे गुजरात में कौन सा लास्ट पॉइंट है? नॉर्थ में कौन सा लास्ट पॉइंट है? ईस्ट में कौन सा लास्ट पॉइंट है? और साउथ में जो हमारा मेन लैंड है वहाँ पे कौन सा लास्ट पॉइंट है? इतना आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। फिलहाल अगर इस सेंटेंस की ओर हम देखें तो तीसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और पहला तो सही है, ठीक है। तो हमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट, तो जिसका आंसर आ जाएगा कितना? ऑप्शन सी, ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह कहाँ पे आया है और यह न्यूज़ में क्यों था। तो यह न्यूज़ में इसीलिए था कि ₹72,000 करोड़ रुपीस का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करना है हमें, कि हमें ग्रेट निकोबार में क्या करना है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप, पोर्ट, गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट लगाने हैं, ताकि हमारा जो भी संसाधन है उसका हम यूज़ कर सके, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं मैप के बारे में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आई हुई है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंडमान सी, यहाँ पे आ जाएगा अपना बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में अंडमान और निकोबार ग्रुप्स के आइलैंड आए हुए हैं। यहाँ पे है अंडमान और साउथ में है आपके निकोबार, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन बीच में जाती है जिसको हम कहते हैं कौन सी? 10 डिग्री चैनल। कितनी? 10 डिग्री चैनल। और अगर आपको पूछ लिया कि बताइए 11 डिग्री चैनल किन दोनों के बीच में जाती है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 11 डिग्री चैनल, जो कि लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है, ठीक है। साउथ अंडमान में आया है हमारा पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद आता है मिडल अंडमान और सबसे ऊपर आता है नॉर्थ अंडमान, ठीक है। चलिए, सेंटिनल आइलैंड यहाँ पे आया है। आपको पूछ सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है, ठीक है। चलिए, निकोबार में देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे आएगा हमारा कार निकोबार और सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे आएगा हमारा ग्रेट निकोबार, ठीक है। यह जो ग्रेट निकोबार है, इसी में जो लास्ट वाला पॉइंट है उसका नाम दिया है क्या? हमने नाम दिया है उसका इंदिरा पॉइंट। क्या दिया है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है। चलिए, एम्पावर मेजर्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। चलिए, एम्पावर करके कोई मेजर्स अभी करंट में थे, वो किसके रिगार्डिंग थे? क्या यह रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए थे, अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए थे, फाइट द टोबैको एपिडेमिक के रिलेटेड थे, या फिर फाइट द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के लिए थे? तो जिसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, मेजर्स टू फाइट द टोबैको एपिडेमिक, ठीक है। अभी अगर किसी को टोबैको छोड़ना है तो आप क्या बताओगे कि भैया यह हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो यह क्या बोलेगा? इस मंथ के एंड में छोड़ दूंगा, इस मंथ के एंड में मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? एंड में, ठीक है। तो वर्ल्ड टोबैको डे जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई। तो ऐसे कोई भी
सिनोनिम्स या कुछ भी बना के आपको याद रखना है थोड़े बहुत डेज के बारे में, क्योंकि आजकल यूपीएससी पूछने लगी है। फिलहाल हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और अब हम देख लेते हैं कि यह जो एम पावर मेजर्स है जो कि टोबैको के रिलेटेड है, इनको जारी किया था किन्होंने? WHO ने। ठीक है, अब एम पावर का फुल फॉर्म हम देख लें तो एम फॉर मॉनिटर टोबैको यूज एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज, P for protect people from tobacco smoke, O for offer help to quit tobacco, W from warn about dangers of tobacco, E for enforce bans on tobacco advertisement, and R for raise taxes on tobacco products। चलिए, एम पावर याद रखना। एम पावर आपको याद रखना है, यह सिर्फ पीटी में नहीं लेकिन आपको मेंस में और मेंस के साथ साथ इंटरव्यू की प्रोसेस में भी आपको ऐसे मेजर्स अगर याद रहेंगे तो उसमें आपका मार्क्स का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है एम पावर जारी किया है WHO ने, और यह है हमारे किसके रिगार्डिंग? यह है हमारे टोबैको के रिगार्डिंग। चलिए, ये थे हमारे यूपीएससी के करंट अफेयर्स रिलेटेड MCQs, और अब हम चल रहे हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो स्टैटिक क्वेश्चन में कितने आपके सही है उसका लिस्ट डाउन अलग से करके कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, सबसे पहला MCQ आपको पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ B cells एंड T cells इन द ह्यूमन बॉडी। चलिए, ऐसे बेसिक सवाल आपको यूपीएससी पूछते हैं कि भैया जो टाइप्स ऑफ सेल्स है उसके बारे में आप पढ़ के आओ। ठीक है, तो पहला, दे प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल बॉडी फ्रॉम एलर्जेंस। दूसरा, दे एलिवेट बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तीसरा, दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट इन द बॉडी। और लास्ट, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। तो कौन सा आएगा यहाँ पे? जी हाँ, यह होते हैं हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में रहे वाली हमारी आर्मी, जो कि क्या करते हैं? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? डिसीज से। किसके रिगार्डिंग? जो पैथोजेंस होते हैं उससे हमारी बॉडी को डिसीज होते हैं उनसे क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? B सेल और T सेल। तो सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको बताना है एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरमेंट इज आर कॉज ऑफ एसिड रेन। चलिए भैया, एसिड रेन के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है वो बता दीजिए। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है? तो आप सभी ने एक चीज पढ़ी होगी, HNO3 और H2SO4। ठीक है, उसके साथ ही आपको एक और एसिड का नाम भी पता होगा। यह जो एसिड होते हैं यह बनते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, बिकॉज हम बहुत से अलग अलग यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस हम रिलीज करते हैं। तो उनमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से यह जो हमारे एसिड होते हैं यह एनवायरनमेंट में फॉर्म होते हैं। तो सही आंसर आएगा हमारा 2 और 4। चलिए, कहाँ पे है? यहाँ पे 2 है, 4 नहीं है, नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ 4 है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे 2 नहीं है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन बी जो है यह हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो, DNA बारकोडिंग बारे में आपको बताना है। DNA बारकोडिंग कैन बी अ टूल टू, मतलब उसका हमें क्या पूछा है? प्रैक्टिकल स्वरूप पूछा है। ठीक है, हमें बताना है इस टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल क्या होगा। पहला, एसेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। कभी सुना है आपने कि DNA बारकोडिंग करने से उसकी एज, प्लांट की एज या एनिमल की एज आपको पता चल जाएगी? थोड़ा मुश्किल है इसका आंसर, सही है ना? बिल्कुल, लेकिन यूपीएससी बता रही है कि नहीं भैया, जब तक हमने पेपर सेट किया था तब तक इसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो है यह हमारा गलत है। दूसरा, डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक। बिल्कुल, अगर आपका ATGCCGAT ऐसा कुछ अगर बारकोडिंग है और किसी और का ऐसा ही सेम टू सेम, सभी सेम टू सेम नहीं होगा, तो यह क्या कर सकता है? स्पीसीज को अलग कर सकता है। दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। तीसरा,
आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस फूड्स, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा सही है। हमें पूछा है कि कौन से सही है, तो भैया इसमें से पहला गलत है, तो दूसरा और तीसरा हमारा सही है। ऑप्शन डी जो है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस। अच्छा, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन मतलब ह्यूमन के अलावा जो बनाया हुए है, ऐसे नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस पृथ्वी के सेंटर में ह्यूमन है क्या? ये उस यूनिवर्स के सेंटर में ह्यूमंस है क्या? बिल्कुल नहीं। ह्यूमंस तो एक डिफरेंट स्पीसीज है, जस्ट लाइक बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज हमारे एनवायरनमेंट में है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ ह्यूमन नैनो पार्टिकल्स नहीं बनाते, लेकिन बहुत सी एटमॉस्फेरिक प्रोसेस जो होती है उनमें हमारे नैनो पार्टिकल्स जनरेट होते रहते हैं। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है, यह पहला सेंटेंस हमारा गलत है। दूसरा, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक। बिल्कुल, अब जो कॉस्मेटिक्स लगाते हैं ना, फेयर एंड लवली और वगैरह वगैरह, उसमें यह मेटालिक ऑक्साइड्स के नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। तीसरा, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। बिल्कुल, इससे क्या होता है? इससे हो सकता है कैंसर, और कैंसरजेनिक जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कई सारी कंट्रियों ने अपने बीच में, अपने टूरिज्म पे प्रोडक्ट में उनको बैन करके रखा है। तो कुछ ऐसे कंट्री होते हैं, अगर आपको वहीं पे घूमने जाना है तो आप ऐसे कोई कॉस्मेटिक्स लेके जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस भी सही है। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। हमें पूछा है करेक्ट, तो भैया ऑप्शन आएगा यहाँ पे भी ऑप्शन डी, 2 and 3 आर करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। क्या लिखा है? नरेंद्र मोदी जी ने न्यू सर्किट हाउस का इनॉग्रेशन किया था वेरावल के नजदीक। ठीक है, अब वेरावल में सोमनाथ महादेव का मंदिर जो आया हुआ है, उनके बारे में आप लोग करेक्ट पूछा है। देखिए, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने रामानुज के बारे में कल देखा था। ठीक है, और उस टाइम पे भी हमें ये देखा था कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसके साथ साथ यह स्टैटिक को मिला देते हैं। ठीक है, तो करंट का कंटेक्स्ट लेके स्टैटिक पूछने का एक नया ट्रेंड हमें यूपीएससी में देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम जो काइरोस यूपीएससी चैनल पे हर रोज लेके आते हैं, उसमें करंट और स्टैटिक दोनों को मिक्स लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स। बिल्कुल, अगर हम 12 ज्योतिर्लिंग बोलेंगे तो सबसे पहले नाम किसमें आएगा? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आएगा। जैसे कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। ठीक है, तो सबसे पहला नाम क्या आया? सोमनाथ महादेव मंदिर का आया है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल बिरूनी। बिल्कुल, इन्होंने भी लिखा था कि भैया यहाँ पे तो माला माल है, बहुत सारा गोल्ड है मंदिर में। ठीक है, तीसरा, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेसिडेंट डे टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन। नहीं, यहाँ पे कर दिया आपने सेंटेंस गलत। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट एस राधा कृष्ण जो थे, इनका तो कार्यकाल शुरू होता है कब? 1950 से बाद हमारे जो भी प्रेसिडेंट बने हैं उनमें सबसे पहला कौन बने थे? हमारे बने थे राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद बने थे एस राधा कृष्ण। तो जो पहले हमारे थे उन्हीं ने इनका क्या किया था? इनॉग्रेशन किया था, प्राण प्रतिष्ठा लगाई थी। ठीक है, तो तीसरा जो सेंटेंस है यह गलत है। तो हमें पूछा है करेक्ट सेंटेंस सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है। तो तीसरा जहाँ जहाँ पे भी होगा हम उसको गलत कर देंगे और सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए एक और चीज आप मुझे बता दीजिए। अब इतना तो आपको पता होगा कि यह हमारी टेम्पल के जो 3 टाइप्स होते हैं उनमें से कौन सी टाइप्स के नागर स्टाइल के आते हैं। आपको यह बताना है कि गुजरात में कौन सी टेम्पल की स्टाइल ज़्यादा फेमस हो चुकी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो गुजरात में कौन सी स्टाइल के टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक और चीज़ आप मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो जाएगा लेकिन फिर भी
सोमनाथ का जो मंदिर है वह कितने पिलर पे खड़ा हुआ है? यस, कितने पिलर पे यह खड़ा हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, समझ गए? इस हिसाब से कितने पिलर पे यह मंदिर खड़ा हुआ है यह आपको मुझे बताना है। चलिए, इतना ही नहीं करना है, इसके साथ साथ आपको यह भी करना है, जो आपकी कल्चर की बुक है उस कल्चर की बुक में आपको जाके टेम्पल्स के बारे में बिल्कुल बढ़िया सा रिवीजन कर लेना है। ठीक है, चलो, ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यूज। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए मिलते रहेंगे हर रोज़, इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ साथ अपने मित्र को, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो की लिंक शेयर करें। चलिए, थैंक यू।